हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की साइंस का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यानी हमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं वो पहले हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले उनकी कंडीशंस को पढ़ लेते हैं, फिर जाके हम उनके प्रतिबिंब का निर्माण समझते हैं। आपको हमने पिछली क्लास में बता रखा था कि किसी भी दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से लिखते हैं, तथा दर्पण और ध्रुव के मध्य बिंदु में हम बिल्कुल बीचों बीच में मध्य बिंदु में एक फोकस आता था, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, एफ से लिखते हैं। ये मुख्य फोकस है, और दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उससे ध्रुव। ये सभी हमने चीज़ें पिछली क्लास में आपको बता रखी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर आप पिछली क्लास पहले देख लीजिए। तो आइए, हमारे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के निर्माण की जो पहली शर्त है वह यह है कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी कहने का मतलब है, यह हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष हमने भी बताया था कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाकर जाने वाली जो रेखा होगी वो मुख्य अक्ष होगी। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब जैसे मुख्य अक्ष है उसी के समांतर सीधे में, यानी एक सीधी रेखा होगी मुख्य अक्ष के समांतर में, उन्हें हम कहते हैं समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश की किरण चल रही है, ये प्रकाश की किरण चल रही है। चलने के बाद क्या होगा, जब परावर्तन होगा, दर्पण से टकराएंगे, दर्पण से टकराने के बाद इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। देख लीजिए, ये एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, परावर्तन के बाद दर्पण से कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ये एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ये वाली है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। जब भी कोई किरण मुख्य से समांतर हो तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किरणें मुख्य फोकस से होकर जाएं तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये बिल्कुल पहली कंडीशन के विपरीत कंडीशन है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ कहा गया है जब मुख्य फोकस से होकर जाए, मतलब ये देख लीजिए हमारा वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है और ये मुख्य अक्ष है। अब की किरण कहाँ से जानी चाहिए, मुख्य फोकस से। तो देखिए, हमने एक किरण मुख्य फोकस से भेजी है, दर्पण पर टकराएगी और परावर्तन के बाद बिल्कुल सीधी हो जाएगी। सीधी का मतलब समांतर हो जाएगी। जब समांतर थी तो मुख्य फोकस से गई थी, और जब मुख्य फोकस से गई है तो वह समांतर हो गई है। विपरीत नियम है, दोनों आपको याद रखने हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है, यदि किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण के परावर्तन पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। कहने का मतलब है, अगर कोई किरण है, ये मान लेते हैं दर्पण है हमारे पास, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, मतलब वक्रता केंद्र मतलब सी से होकर जाए, अगर वह सी से होकर जाती है, देख लीजिए एरो जाने का, तो दर्पण पर परावर्तन टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये थे हमारे अवतल दर्पण के निर्माण की कुछ शर्तें थी, जिनका हम प्रयोग करके उनके प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति जानेंगे। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए, जब किरणें समांतर होंगी तो याद रखना है, तो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वो समांतर हो जाएगी। मेनली आपको ये 2 पॉइंट याद रखने, इन्हीं की सहायता से हम सारी कंडीशन कर लेंगे। तो आइए, अवतल दर्पण द्वारा निर्माण की हम पहली कंडीशन पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की पहली शर्त, पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु हम कहाँ पर रखें, कहा गया है यहाँ पे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। इससे पहले आप सभी को कुछ बातें याद रखना है। अगर प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण की ओर जिधर से किरणें चलती हों उधर की ओर होगा तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। आप सभी को याद रखना है, अगर प्रतिबिंब हमारा दर्पण की तरफ ही बनता है तो वास्तविक, या फिर आप समझ सकते हैं अगर किरणें मिलती हैं, अगर किरणें अपने आप मिलती हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, याद रखना है। अगर नहीं मिलती हैं, उन्हें हमें मिलाना पड़ता है, तो आपको क्या याद रखना है, हमने पिछली क्लास में भी बताया था, आभासी होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर दर्पण मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर हम कहीं ऊपर रखेंगे, इसका प्रतिबिंब अगर नीचे बनता है तो कहा जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो अनंत का मतलब ये मान लेते हैं दर्पण है, दर्पण का ये मुख्य फोकस है और ये उसका वक्रता केंद्र और ये मुख्य अक्ष है। जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी तो जो किरणें आएंगी वो काफ़ी दूर से आएंगी, काफ़ी दूर से आने की वजह से वो ऐसा प्रतीत होगा कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होंगी। तो मान लेते हैं कि जो मुख्य दर्पण जो वस्तु है अनंत पर रखी है तो किरणें उसकी कैसे आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक अनंत से किरण आ रही है काफ़ी दूर से, ये एक यहाँ भी मान लेते हैं, नीचे आप चाहे तो और सारी भी मान सकते हैं। तो ये मान लेते हैं, ये जो वस्तु इधर कहीं रखी होगी, यहाँ पे केंद्र इधर रखी होगी तो इधर मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा
हमारा अनंत होगा। तो अनंत से जो किरणें चलती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो माना है हमने ये 2 किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भेजी। अब हमने आपको नियम बताया था कि कोई किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो ये जो ऊपर वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी ऐसे। दूसरी किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो ये भी परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं। जब किरणें मिलती हैं तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, आपको इतना याद रखना है। जब तक किरणें नहीं मिलेंगी तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चली थी तो वो आपस में एक दूसरे से बिंदु F यानी मुख्य फोकस पर मिलती हैं, और जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब हमने वस्तु कहीं पर रखी थी अनंत पर, अब पता नहीं वो कितनी बड़ी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है उनके बीच में कोई मुख्य अक्ष और जहाँ पे किरणें मिलती हैं उनके बीच में कोई दूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब जो होगा बिंदु आकार का होगा। तो जब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो हमारा क्या होगा, बिंदु आकार का। आप लोगों ने देखा भी होगा सूरज हमारा जो सूरज है काफ़ी दूर स्थित है और वो हमें बिंदु के आकार का ही दिखता है, यानी अनंत पर स्थित होने की वजह से वो हमें बिंदु का आकार का दिखता है। तो ठीक है, अब हमने कहा था अगर दर्पण आप वास्तव में मिलेंगे, अपने आप मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी। अब स्थिति पूछ रहा है, स्थिति मतलब कहाँ पे बना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, F पर बना है। F का मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पर बना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और ये प्रतिबिंब जो माना जाता है वो माना जाता है कि मुख्य अक्ष के नीचे माना जाता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब उल्टा भी होगा। तो ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा वास्तविक। इसलिए क्योंकि किरणें अपने आप मिली हैं और बिंदु आकार का आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष से इसकी दूरी कुछ भी नहीं है, तो बिंदु आकार का। तो ये पहली हमारी कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जब वस्तु को बिंब भी कहते हैं, वक्ता केंद्र के समीप रखी हो। अर्थात कहने का मतलब है जब वस्तु अनंत पर ना हो, वक्ता केंद्र के समीप हो। ये हमारा वक्ता केंद्र है, इसके समीप। तो मान लेते हैं वक्ता केंद्र के समीप यहीं पे कहीं पे हमारी क्या रखी होगी, वस्तु रखी होगी। तो ये मान लेते हैं हमारी क्या है, वस्तु है। ठीक है, तब प्रतिबिंब क्या होगा। हमने आपको मेनली 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि एक किरण हमको हमेशा किरणें 2 भेजेंगी तभी तो जाके 2 किरणें मिलेंगी, एक किरण से तो कभी मिलेंगी नहीं, इसलिए हमें 2 किरणें तो भेजना आवश्यक है। तो हमने आपको बता रखा है एक किरण को हमको मुख्य अक्ष के समांतर भेजना होगा और एक किरण को मुख्य फोकस से भेजना होगा। यही 2 हमें पॉइंट ज़्यादातर यूज करने हैं, तीसरा पॉइंट तो कम यूज करना है। तो एक किरण को हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं इस स्थिति के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक किरण कहाँ पे भेजी है, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है। अब आप सभी को पता है जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, वापस मुख्य फोकस जाती है। हमने आपको अभी बता रखा है। तो एक किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जो कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गई है। दूसरी किरण हम आपको कहाँ से भेज सकते हैं, हमने आपको बता रखा है मुख्य फोकस से भेज सकते हैं। तो दूसरी किरण को हम कहाँ से भेजें, दूसरी किरण को हम भेज रहे हैं, दूसरी किरण को मुख्य फोकस से। आप सभी लोग देख सकते हैं कि दूसरी किरण हमने मुख्य फोकस से भेजा है। अब ये किरण यहाँ पे टकराएगी। आपको सभी को पता है कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह समांतर हो जाती है। तो ये जब टकराकर समांतर होगी तो देखते हैं कहाँ पे दोनों किरणें मिलती हैं। तो हमारी जो किरण है यहाँ पे मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिलेगी। अब इस प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, जो आकार होगा वो मुख्य अक्ष से नापा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए वस्तु हमने ये रखी है, इसका जो लंबाई हमने कहाँ से नापा है, मुख्य अक्ष से नापा है। तो इस यहाँ पर जो किरणें मिली इसकी भी जो प्रतिबिंब बना है उसकी भी लंबाई हम मुख्य अक्ष से ही नापेंगे। तो आप यहाँ पर इसको हम मिला देते हैं, तो ये हमारा होगा प्रतिबिंब की लंबाई। अब आप सभी लोग देख सकते हैं वस्तु हमारी इतनी लंबी है और प्रतिबिंब उसकी अपेक्षा छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का क्या है, मतलब छोटा है, अत्यधिक छोटा है। आप लोगों को याद रखना है कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार की अपेक्षा छोटा है। अब प्रकृति का मतलब समझते हैं। स्थिति पहले देख लेते हैं। स्थिति मतलब कहाँ पर बना है। अब आप सभी लोग देख सकते हैं सी यानी वक्ता केंद्र, एफ मतलब मुख्य फोकस, इन दोनों के मध्य बना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी व एफ के बीच बना हुआ है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और प्रत्येक स्थिति का मतलब वो होता है कि कहाँ पे बना है, मतलब वास्तव में मिला है या मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अपने आप मिली है, मतलब ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है क्योंकि ऊपर की ओर तो बना नहीं है, तो ये कह सकते हैं कि ये उल्टा है। तो ये हमारी 2 स्थिति कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं तीसरी स्थिति अपनी।
यहाँ पे लिखा हुआ है जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो, मतलब तीसरी कंडीशन हमारी अवतल दर्पण के लिए कि जब हम वस्तु को कहाँ पर रखें, वक्ता केंद्र पर रखें, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो देखना है। तो आइए हम वस्तु को वक्ता केंद्र पर रख के देखते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 पॉइंट्स यूज करने हैं जो हमने आपको बता रखा है। अब हमने वस्तु को वक्ता केंद्र पर रख दिया, फिर हमें वही करना है, 2 किरणें भेजनी है। और पहली किरण हमने कहा था मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है, दूसरी किरण को मुख्य फोकस के भेजना है, बस इतना करना है। तो आइए हम पहली किरण को हम मुख्य फोकस के क्या करते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। यहाँ पर टेढ़ी होगी थोड़ा सा, इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने क्या किया, तीसरी किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है। तो आप सभी को पता है ये किया टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण हम क्या कर सकते हैं, दूसरी किरण हमने आपको बता रखा है कि वो हम भेज सकते हैं मुख्य फोकस से। दूसरी किरण को हम मुख्य फोकस से भेजेंगे। अब आप सभी को पता है मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह समांतर हो जाएगी टकराने के पश्चात। तो इसको भी हम देख लेते हैं कहाँ पे मिलेंगी, ये देख लीजिए। तो ये होगा इसका प्रतिबिंब। हमने एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी है तो वह मुख्य फोकस से होकर गई है। दूसरी किरण हमने वक्ता केंद्र पर जब रखी थी मुख्य फोकस से भेजी है तो वह क्या हो गई है, समांतर हो गई। अब ये दोनों यहाँ पर मिली हैं तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो होगा इस बिंदु पर बनेगा। अब हमने वस्तु रखी थी यहाँ पे, अब देखते हैं ये हमारा प्रतिबिंब है। अब इसको देखते हैं इसकी लंबाई कितनी है, वो लंबाई हम कहाँ से देखेंगे, मुख्य अक्ष से देखेंगे। तो इसको हम मिला लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते थे कि जितनी बड़ी हमने वस्तु रखी थी लगभग प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है। तो यानी जो हमारा प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु के क्या लग रहा है, वस्तु के बिल्कुल और बिल्कुल बराबर लग रहा है। कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के बराबर बना है। और स्थिति का मतलब हमने जो वस्तु रखी थी वो वक्ता केंद्र पर रखी थी और प्रतिबिंब भी हमारा वक्ता केंद्र पर ही बना है। तो यानी स्थिति इसकी कहाँ पर होगी, सी पर ही, यानी जहाँ पर हमने वस्तु रखी है वहीं पर हमारा स्थिति होगी। प्रकृत का मतलब है अपने आप मिली है, वास्तव में मिली है, तो हो जाएगा वास्तविक। ठीक है। और एक चीज़ और है, ये प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है मुख्य अक्ष के, तो ये हो जाएगा उल्टा। तो ये हमारी 3 कंडीशनें पूरी हुई हैं। अब आइए हम देखते हैं चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन हमारी ये है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य हो। कहने का मतलब अभी तक हमने बढ़ाते जा रहे हैं, पहले हमने अनंत पर रखी, फिर सी के पास रखा, फिर सी पर रखा, अब और सी और एफ के बीच में रखना। वक्ता केंद्र का मतलब सी, मुख्य फोकस मतलब एफ, इन दोनों के मध्य रखना है। तो आइए हम इन दोनों के मध्य वस्तु को रखते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक वस्तु रखी है, ये वस्तु है हमारी। फिर भी हमने आपको बता रखा है वही काम करना है, एक हम किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है, एक मुख्य फोकस से भेजना है। तो आइए पहले हम एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है तो वह कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आप सभी लोग देख सकते हैं एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है तो वह टकरा कर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण हम भेजेंगे मुख्य फोकस से। तो ये देखिए हमने दूसरी किरण कहाँ से भेजी है, मुख्य फोकस भेजी। थोड़ा सा तिरछा हो गया लेकिन आप लोग समझ जाएंगे शायद। तो दूसरी किरण हमने कहाँ से भेजी है, मुख्य फोकस से भेजी है। टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये भी आपको हमने बता रखा है। तो ये टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब आप सभी देख सकते हैं ये किरण यहाँ पर टकराई, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की लंबाई देखना है तो हमें मुख्य अक्ष से इसको मिलाना होगा। तो क्या करते हैं हम, आइए इसको मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। अब आप सभी लोग देखिए आकार, ये वस्तु का आकार है हमारा और ये प्रतिबिंब का आकार है जो हमने बनाया हुआ है मिलाकर। तो सभी लोग देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार की अपेक्षा बड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आकार है वो वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा है। जो हमारा आकार है वो वस्तु से बड़ा बना हुआ है। स्थिति कहाँ पे है देख लीजिए, सी से पास, सी के पास या सी से दूर भी लिख सकते हैं। तो सी से दूर, वक्ता केंद्र कहते हैं इसे, और इससे दूर बना हुआ है। और प्रकृत में लिखेंगे ये अपने आप मिली है, वास्तव में मिली है, तो ये वास्तविक होगा। और नीचे की ओर बना है तो उल्टा भी होगा। ठीक है। तो ये प्रतिबिंब जो हमारा है वो उल्टा बना हुआ है। तो आपको ये भी कंडीशन याद रखनी है अच्छे से। ठीक है। अब हम अगली कंडीशन अपनी देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, अभी तक हमने इसके बीच में तो रख लिया है, अब प्रतिबिंब कहाँ पे रखना है हमें, मुख्य फोकस पे रखना है।
ये मान लेते हैं हमने वस्तु रखी है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी एक कंडीशन तो ख़त्म हो जाएगी कि हम एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर तो भेज सकते हैं, दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से नहीं भेज सकते क्योंकि हमने अब आपकी वस्तु मुख्य फोकस पर ही रख दी है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि वस्तु को इससे नहीं भेज पाएंगे, तो हमें एक किरण को वक्ता केंद्र से भेजना पड़ेगा। जो हमने तीसरी कंडीशन आप सभी को बता रखी थी उसका यूज करना है। आप सभी लोग तीसरी किरण एक बार देख सकते हैं। यदि किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम से लौट जाती है, यानी वक्ता केंद्र से जाएगी तो वक्ता केंद्र से ही वापस आएगी। तो ये याद रखना, इसका यूज करना, क्योंकि आपकी हमने वस्तु को F पर रख दिया है। अब हम F से नहीं भेज सकते क्योंकि हमने उसी पर तो रख ही दिया है, अब वहाँ से कहाँ पर जा पाएगी। तो अब हमारा पहला रूल रहेगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो एक किरण हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे ऐसे ही। तो समांतर होती है तो कहाँ से आती है, मुख्य फोकस से। तो इस प्रकार ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये किरण हमारी होगी। दूसरी किरण हमें भेजना है वक्ता केंद्र से, मतलब भेजना तो यहीं से लेकिन वक्ता केंद्र के सामने से भेजना है। तो आइए हम दूसरी किरण कहाँ से भेजते हैं, वक्ता केंद्र से जाती हुई। अब देख सकते हैं ये वस्तु है और लग रहा है कि हमने जो किरण भेजी है वो वक्ता केंद्र के सामने से गई है। तो ये हमने भेजा है वक्ता केंद्र के सामने और टकरा कर भी कहाँ से जाएगी, वक्ता केंद्र से ही जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी किरण वक्ता केंद्र से ही चली जाएगी, ठीक ऐसे। अब आप सभी लोग देख सकते हैं इस प्रतिबिंब में आप लोग देख सकते हैं कि ये किरणें अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन क्या लगता है कि ये आगे जाके इनके बीच की दूरी घटती जा रही है। देखिए पहले दूरी कुछ ज़्यादा थी, फिर दूरी कुछ कम हुई, फिर कुछ कम हुई, फिर कुछ कम हुई। तो इस प्रकार ये दूर जाके कुछ कहीं जाकर अनंत पर, यानी काफ़ी दूर जाकर अनंत पर कहीं पर मिल सकती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, स्थिति इसकी क्या होगी, अनंत पर होगा, कहीं पर जाकर दूर जाकर मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी घट रही है। तो एक बार दूरी घटते घटते ही आपस में मिल जाएंगे और अनंत पर मिलेंगे। तो वहाँ पर मिलेगा, मान लेते हैं यहीं पर मिलिए, मान लेते हैं। तो इसको अगर हम इससे मिलाएंगे तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब का आकार आएगा वो वस्तु के आकार की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, यानी जो आकार कहेंगे हम अत्यधिक बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रकृति वही होगी क्योंकि वास्तव में मिलेंगी जाके, अनंत पर मिलेंगी जाके, और नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की जो हमारी प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा ही होगी, क्योंकि मिलेंगी तो है ही, क्योंकि इनके बीच की दूरी घट रही है, और नीचे जाके बनेंगी तो उल्टा होगा। तो ये हमारी होगी 5 कंडीशन। अब हम देखते हैं अपनी अंतिम कंडीशन, जो कि हमारी अंतिम है। 6 कंडीशन आपको अवतल दर्पण में बढ़नी है, तो ये हमारी छठी कंडीशन है। इसमें लिखा हुआ है जब प्रतिबिंब हम F तथा P होता है हमारा ध्रुव, इनके मध्य रखें। तो यहाँ पे हम रखते हैं, ये मान लेते हैं हमने वस्तु रखी है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो अभी भी हमें क्या करना है, एक हमें रूल वही करना है, हमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेज देना है। ऐसे ये वस्तु हमने रखी है, एक किरण हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर भेजा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजने के बाद वो कहाँ से जाती है, वापस मुख्य फोकस से जाती है। अब दूसरी किरण क्योंकि F तो हमारा इधर हो गया, F से तो हम भेज नहीं सकते इधर की तरफ, तो हमारा वही भेजेंगे वक्ता केंद्र C से। तो ऐसा किरण हम भेजेंगे कि वो C से जाती हुई दिखनी चाहिए। तो इसको और वस्तु यहाँ से भेजते हैं, उनको हम मिला लेंगे ताकि लगे कि हमारी जो किरण है वो C से गई है। तो ये मान लेते हैं हमारी किरण C से गई है और C से ही क्या होगी, वापस हो जाएगी। जैसे गई है C से वैसे ही वापस होगी। तो इसका भी हम पीछे का डायग्राम ऐसे बना के देखते हैं। अब इस बार आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 किरणें थी इनके बीच की पहले दूरी कम थी, फिर दूरी बढ़ी, फिर दूरी बढ़ी, फिर दूरी बढ़ी, और इनके बीच की दूरी अब लगता है बढ़ती ही जा रही है। तो इस बार क्या होगा, ये किरणें कभी मिलेंगी ही नहीं क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो अब इनका प्रतिबिंब बनेगा नहीं क्योंकि किरणें मिली नहीं। तो जब किरणें नहीं मिलती हैं तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किरणों को ज़बरदस्ती मिलाते हैं, यानी उनको मिलाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो आभासी बनता है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, अब हमको जब मिलाएंगे, इधर तो मिलेंगी नहीं, तो इनका हम पीछे का डायग्राम बनाएंगे, शायद पीछे मिल जाए, क्योंकि इनके बीच की दूरी इधर को बढ़ रही है लेकिन इधर की तरफ घट रही है। तो हम क्या करते हैं, इनका पीछे की तरफ डायग्राम बनाते हैं ऐसे, क्योंकि इनके बीच की दूरी इधर ही घट रही है। तो मान लेते हैं ये किरणें जाके यहाँ पे कहीं पे मिल जाएंगी, तो इस जगह पर क्या बनाएंगे, वो प्रतिबिंब बना देंगे। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर हम इस मुख्य अक्ष के सामने एक रेखा खींच लेते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, जबकि यहाँ पर किरणें मिली वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब देख सकते हैं जो हमारी वस्तु थी वो छोटी थी, जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो क्या है, वस्तु से बड़ा बना है। सॉरी, इसमें लिखना है वस्तु से बड़ा। स्थिति क्या होगी, सारी चीज़ें हमें इधर की पता है, C इधर है, F इधर है। तो स्थिति इसमें क्या लिखेंगे हम, दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण तो हमारा इधर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दर्पण के
पीछे हमारा प्रतिबिंब बना है। तो इस प्रकृति का मतलब क्या है, अपने आप तो मिली नहीं, हमें मिलाना पड़ा है, तो वास्तविक ना होकर क्या होगा, आभासी होगा। और इस बार देखिए वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर बना है, तो इसका जो स्थिति प्रकृति में क्या लिखेंगे, सीधा होगा। जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा, टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि नीचे होता था उल्टा होता था, आपके ऊपर ही है तो सीधा है। तो ये सभी हमारी थी 6 कंडीशनें जो अवतल दर्पण की। तो इस वीडियो में हमने पहले क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के निर्माण की हमने शर्तें पढ़ी थी, कौन कौन सी शर्तें होती हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी 6 कंडीशन पढ़ी हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये थी हमारी पहली कंडीशन, आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जब बिंब अनंत पर रखा हो, तो इसके लिए आपने देखा है यहाँ पे निर्माण हुआ है। दूसरी कंडीशन हमारी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है जब वक्ता केंद्र से दूर बिंब हो, यानी जब बिंब कहाँ पे रखा हो, बिंब का मतलब वस्तु वक्ता केंद्र के पास रखो, तो उसके लिए ये हमने कंडीशन निकाली थी। तीसरी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो, यानी सी पर रखा था तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बना था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे देखिए सी पर ही बना था और वस्तु के आकार का ही बना था, वास्तविक उल्टा तो बना ही था। चौथी कंडीशन हमारी क्या थी, जब वस्तु को हमने वक्ता केंद्र यानी ये हमारा सी था और मुख्य फोकस एफ के मध्य रखा था, सॉरी ये हमारा सी था और एफ के मध्य रखा था, तो वस्तु के बड़ा बना था और सी के पास बना था, तो इसमें हमें याद रखना है सी के पास बना था, ठीक है। पांचवी कंडीशन में हमें क्या था, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी हमें मुख्य फोकस पर ही रख दिया था, तब हमने कहा था एक किरण को तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजना है और दूसरी किरण हमें कहाँ से भेजना है, सी से भेजना है। तो ये किरणें जाकर कहीं पर मिली थी, अनंत पर मिली थी और वस्तु से काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनाया था, तो ये याद रखना है। अंतिम कंडीशन क्या थी, अंतिम कंडीशन हमारी थी कि जब हम एफ और पी के मध्य रखेंगे, एफ और पी के मध्य रखा था तो ये किरणें कभी नहीं मिली थी, इनका हमें पीछे का प्रतिबिंब बनाना पड़ा था, तो प्रतिबिंब आभासी बना था और सीधा भी बना था और वस्तु से बड़ा था। तो ये हमारी 6 कंडीशन थी जो हमने आपको इस वीडियो में समझाई हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे लिए कोई सुझाव तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।